28 दिसंबर को हमने ये खबर ब्रेक की थी और फिर 29 को हमने इसके बाद फर्दर ये ब्रेक किया था कि लंदन में भी हाई कमीशन को कह दिया गया है कि वो इस मामले को देखेगा और जो रिपोर्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब की उनके हवाले से वो पता करेगा कि वो कहाँ एडमिट रहे, कहाँ से इलाज कराया, कौन सी मेडिसिन ली, कौन कौन से टेस्ट करवाए, ये सारी चीजें देखेगा। फिर 30 को हमने ये बताया था कि लाहौर से रिकॉर्ड सारा जो है वो इस्लामाबाद मंगवा लिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इसके ऊपर तैयारी करनी है। इसमें एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। सारी चीजें केस के दौरान जो चीजें पेश की गई, जो समाअत होती रही, उसके दौरान जो हदायत आती रही, जो लेटर पंजाब हुकूमत की जानिब से लिखे गए, जो नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने पंजाब हुकूमत को लिखे थे, वो तमाम चीजें अटॉर्नी जनरल ऑफिस के सामने रख दी गई हैं, अटॉर्नी जनरल ने रख दी गई हैं। हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर में मौजूद थे। अभी हमें इस हवाले से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ज़राए यही बताते हैं कि इसी सिलसिले में वो लाहौर विजिट पर भी आज गए थे। अच्छा। लेकिन इसको हम मजीद भी चेक करेंगे, लेकिन इस आज के प्रोग्राम में हम वो अपने देखने वालों के सामने रखते हैं कि किस फैसले के खिलाफ, किस फैसले के हवाले से वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था। एक चीज ध्यान में रखें कि जो 16 नवंबर 2019 का फैसला था, वो फैसला जो है वो फाइनल फैसला नहीं था, बल्कि वो एक इंटरिम ऑर्डर था। और वो इंटरिम ऑर्डर देते हुए अदालत ने 5 सवालात फ्रेम किए थे और कहा गया था कि ये 5 सवालात पे जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते में समाअत की जाएगी। जनवरी 2020 का कहा गया था, लेकिन 2021 भी खत्म हो गया और जनवरी ये आप उस बयान हल्फी की बात कर रहे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था? जी बिल्कुल, ये बयान एलफी भी उसका हिस्सा है। मैं उसका पैराग्राफ नंबर 3 अपने नाज़रीन के सामने रखता हूं। अभी स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर आप ये टेक्स्ट भी देख रहे हैं, ये उस फैसले के मतन के अहम पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ नंबर 3 में क्या लिखा गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। ये वो 4 सफात का ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड दिए, बगैर कोई गारंटी दिए, सिर्फ अपने भाई शहबाज शरीफ के बयान एल्फी पर गए थे और अपने बयान एल्फी पे बैरून मुल्क गए थे, लंदन गए थे। पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत की जानिब से लिखा गया था, जजेस की जानिब से, कि हम यहाँ ये वाज़ेह करना जरूरी समझते हैं कि फ्रीकैन के फाजिल वकला को सुनने के बाद ये फैसला किया गया है कि अगर दरखास्त गुजार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात का हलफ दें, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला, अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस बात का हलफ दें कि वो एक मरतबा सफर करेंगे और वक्त पर वापस आएंगे, तो इस सूरत में उनके बैरून मुल्क सफर की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। गारंटी थी ये, बिल्कुल अदालत ने वाज़ेह लिखा है कि अगर वो ये गारंटी दें, हल्फिया कहें कि वो वापस आ जाएंगे, तो फिर हम इस दरखास्त का जायजा ले सकते हैं। फ्रीकैन के फाजिल वकला ने अदालती हिदायत पर अपने मुजवजा बयान हल्फी जमा कराए, लेकिन पूरे दिन की थका देने वाली संजीदा कोशिशों के बावजूद फ्रीकैन के दरमियान इत्तफाक राय ना हो सका, क्योंकि अदालत ये चाह रही थी कि कोई मामला तय हो जाए फ्रीकैन के दरमियान, यानी नैब के जो वकला हैं, हुकूमती वकला हैं और शरीफ खानदान के जो वकला हैं, लेकिन मामला सेटल नहीं हो सका था। ताहम दरखास्त गुजार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मदरजा झेल बयान एल्फी जमा कराया है। यह मतन बहुत इंपॉर्टेंट है शहबाज शरीफ साहब के बयान एल्फी का, जिस बयान एल्फी का किस्सा इस वक्त ज़बान ज़दियाम है। वफाकी हुकूमत जिस बयान एल्फी की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को जेल भिजवाना चाहती है। अच्छा। इसमें शहबाज शरीफ साहब का बयान एल्फी का मतन यह है, मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वल्द मरहूम मियाँ मोहम्मद शरीफ शनाख्ती कार्ड नंबर फलां हल्फन यकीन दिलाता हूँ। लफ्ज हल्फन पर आप गौर करें, 4थी बार लफ्ज हल्फन आ रहा है। हल्फन यकीन दिलाता हूँ मेरा भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 4 हफ्तों के अंदर वापस आएगा, जब डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक करेंगे कि उनकी सेहत ठीक हो चुकी है और वो पाकिस्तान जाने के लिए फिट हैं, तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे 4 हफ्तों में, या जब डॉक्टर कहेंगे कि वो फिट हैं, इनका इलाज हो चुका है। मैं मजीद हल्फन कहता हूं कि इस अदालत के रजिस्ट्रार को डॉक्टर्स की तरफ से जारी करदा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तसलसल के साथ भिजवाता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, तसलसल के साथ भिजवाता रहूंगा, जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई जा रही, नहीं भिजवाई गई। खास तौर पर प्लेटलेट्स की वो रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पर वो बैरून मुल्क गए थे कि यहां पर उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि अगर उनको फौरन लंदन शिफ्ट ना किया गया तो खुदा ना खास्ता कुछ साने हो सकता है। और वो रिपोर्ट्स वहां मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने या हाई कमीशन से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक शुदा होंगी। आखिरी पैराग्राफ है हलफनामे का कि मैं ये भी हलफ देता हूं कि अगर किसी भी सतह पर वफाकी हुकूमत के पास काबिल एतमाद मालूमात आती हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सफर के लिए फिट होने के बावजूद बैरून मुल्क रह रहे हैं, तो इस मुल्क के सफारत खाने या हाई कमीशन में तैनात कोई नुमाइंदा नवाज शरीफ के डॉक्टर से मिलने का हक रखता होगा और वो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तस्दीक कर सकेगा। यहां पर रुक कर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हुकूमत के पास इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि नून लीग के अपने रहनुमा
नवाज शरीफ की अपनी बेटी ये कह चुकी हैं कि अगर नवाज शरीफ को इंसाफ की यकीन दहानी है तो वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं। अयाज सादिक साहब कह चुके हैं, खुद नवाज शरीफ अपनी तकरीर के इख्तिताम में कह रहे हैं जल्द पाकिस्तान मुलाकात होगी। खुद इनके अपने रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं। यानी कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वो बीमार हैं, वो इलाज करवा रहे हैं, ना ही वो इलाज करवा रहे हैं। और ये एक ही पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब के बैन एल्फी का। वो कहते हैं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वालिद मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ हल्फन कहता हूं कि मैं अपने माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के अमल का सामना करने के लिए 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आऊंगा, या जैसे ही डॉक्टर्स ने मुझे सफर के लिए सेहतमंद और फिट करार दिया मैं वापस आऊंगा। मैं अपने भाई शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए बैन एल्फी की पाबंदी का भी इकरार करता हूं। ये 2 इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी तो है ना कि 2 कंडीशंस लगाई गई हैं कि या तो 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आऊंगा, या जैसे ही डॉक्टर्स ने मुझे सफर के लिए सेहतमंद और फिट करार दिया मैं तब वापस आऊंगा। यानी कि वो ये तो शो करवा सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने उनको अलाउ नहीं किया और वो भी पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि अभी वो इन प्रोसेस है उनकी ट्रीटमेंट। देखें, इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो डेवलपमेंट ये हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब जो उनकी वीजा एक्सटेंशन की दरखास्त थी वो होम ऑफिस मुस्तरद कर चुका है। यानी होम ऑफिस को वो मुतमईन नहीं कर सके कि वो बीमार हैं। जब वो होम ऑफिस को मुतमईन नहीं कर सके तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तो उनकी कोई रिपोर्ट्स ही नहीं आई। और शहबाज शरीफ साहब ने हल्फन कहा था कि वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब के अगर ये मामला टेकअप होता है तो शरीफ खानदान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। और इसका एक सियासी पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे जब अदालत में मामला टेकअप होगा तो वहां शरीफ खानदान के वकला बताएंगे कि मियां साहब की हालत बहुत खराब है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, प्लेटलेट्स बहुत गिर गए हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है, 12 बीमारी हैं, 18 दवाइयां खाते हैं। तो उस वक्त इनका वो बयानिया कहां जाएगा कि मियां साहब तो पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं, वो तो दिसंबर में आ रहे हैं, वो तो जनवरी में आ रहे हैं। तो अब ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने अपने नाज़रीन के सामने वो 4 सफ़ात का ऑर्डर रखा है जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत, इमरान खान हुकूमत ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। और उस फैसले की वजह से अब शरीफ खानदान के तर्जमान उल्टे पांव पीछे मुड़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने अब कह दिया है कि मियां साहब तो बहुत बीमार हैं, ठीक होंगे तो आएंगे। ठीक है, यानी कि इस वक्त हुकूमत एक्टिव हो चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई के मामले पर हुकूमत इस वक्त बहुत एक्टिव है। जिस तरह से भी सिद्दीक ने पूरा हलफनामा भी पढ़कर बताया कि किस बेसिस पर बेसिकली हुकूमत ऑपोजिशन को या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई कानूनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो अदिल, आप क्या समझते हैं कि एक तो इस मामले में मजीद आगे ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, एंड सेकेंडली क्या कौन कौन सी कानूनी मुश्किलात हैं जो शहबाज शरीफ साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए इस मामले पर पैदा हो सकती हैं? और चूंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद हैं तो वो तो फॉर द वेरी फर्स्ट कहते हैं ना कि एकदम से जो इमीडिएट स्टेप होता है वो तो उसके लपेट में आ सकते हैं। देखें, आइन का जो आर्टिकल 62-63 है जो सादिक और अमीन होने से मुतल्लिक बात करता है, उसमें सादिक और अमीन होना वो कैसे एस्टैब्लिश होता है? ये जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, या तो जिस तरह जब यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए, वो 63 की जो शिक थी मुतलका, उसमें अदालत की तज़हीक करने पर, अदालत की बात ना मानने पर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। उसमें लिखा था कि अदालत की तौहीन करने वाला, तज़हीक करने वाला डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मियां नवाज शरीफ किस बात पर डिस्क्वालीफाई हुए थे कि उन्होंने अपनी जो उनको सैलरी जो उनको मिलने के काबिल थी वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, तो वो उन्होंने झूठ बोला। जब वो झूठ बोला तो वो सादिक और अमीन नहीं रहे और ताहयात उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ये केस मियां नवाज शरीफ के केस से ज्यादा क्लियर है। जो कैपिटल ऑफ द डी में तो कहा जाता ना जी ब्लैक लॉ डिक्शनरी लानी पड़ी, उसमें तो जी वो कहते हैं जी मैंने तो तनख्वाह निकलवाई नहीं थी, लेकिन उसमें वो झूठे साबित हुए जिस पर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है, हल्फन लिख कर दिया है और उसमें उन्होंने अदालत में जो अंडरटेकिंग दी है, हल्फिया बयान दिया है। अगर इसमें ये झूठ साबित हो जाता है तो मियां शहबाज शरीफ इसमें ताहयात डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, जो नजर आ रहा है कि इसके असरात जो नजर आ रहे हैं। ठीक है। और माजी के केसेस को देखें, मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जी 4 हफ्तों के अंदर मैं वापस लेकर आऊंगा, या जब डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की कि उनकी सेहत ठीक हो चुकी है। अब 4 हफ्तों के अंदर वापस लाने के हवाले से एक तो वो अदालत को या जो भी निजाम के अंदर जिन इदारों को उन्होंने बताना था मेडिकल ग्राउंड पे, हाँ। वो नहीं बता सके। वो रिपोर्ट जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर की जानिब से जारी करदा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तसलसल के साथ भिजवाता रहूंगा, वो उन्होंने नहीं भिजवाई। वो उन्होंने अपने हल्फनामे की खिलाफ वर्जी की है।
پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ رپورٹس وہاں موجود سفارت خانے یا ہائی کمیشن سے باضابطہ تصدیق شدہ ہوں گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی سطح پر وفاقی حکومت کے پاس قابل اعتماد معلومات آتی ہیں کہ میاں نواز شریف سفر کے لیے فٹ ہونے کے باوجود بیرون ملک رہ رہے ہیں، تو پھر اس ملک کے سفارت خانے یا ہائی کمیشن کے عملے کو جو ہے ان تک ایکسیس دی جائے گی۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کو یا ان کی حکومت کو چڑھانے کے لیے بجائے اس کے کہ یہ وہاں رہ کر اپنا کیس بلڈ کرتے اور یہ کہتے دیکھیں جی ہم تو میڈیکل گراؤنڈز پر ہی چونکہ باہر آئے ہیں اور میڈیکل گراؤنڈز پر ہی ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، انہوں نے یہ خود سے کہنا شروع کر دیا ان کی جماعت نے کہ دیکھیں جی ہم آ گئے نا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کیا ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ بھی کبھی ٹیک اپ ہوگا، یہ معاملہ شاید دبا رہتا۔ یہ تو انہوں نے خود بیل مجھے مار والا کام کیا، انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب جی بڑے وہ ایک قومی ہیرو بن کے واپس آ رہے ہیں، تو پھر حکومت کو یہ سوچی کہ جی یہ تو ان کو ہم واپس لے کر آئیں گے، یہ تو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور ان کو اچھا اب یہ پھنس گئے ہیں۔ ایک تو پہلی مرتبہ پراپر قانونی کارروائی ظاہر ہے یہ شروع کرنے جا رہے ہیں حکومت، جو کہ دیکھا جائے کہ آئین پاکستان کی حدود سے باہر ایک مجرم چلا گیا، حکومت نے اس وقت نرمی دکھائی، اس کے بعد عدالت نے جانے دیا، کوئی بانڈ نہیں، صرف ایک اسٹامپ پیپر پر اگر کوئی باہر جا رہا ہے، یہ سسٹم کا مذاق بنا، یہ تماشا بن گیا، لیکن بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن اب اگر یہ کیس واقعی اس کو ٹھیک طریقے سے حکومت پرسو کرتی ہے تو میاں شہباز شریف صاحب کی اس میں ڈسکوالیفیکیشن تک بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ جا سکتا ہے، یعنی کہ جہاں پر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، اب شہباز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ اس میں تو ایک شخص حلف دے رہا ہے عدالت میں، اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا، اور وہ جو حلف دے رہا ہے اس پہ وہ پورا نہیں اترتا، تو جو صادق اور امین یہ تو ایک جنرل قسم کا جملہ بن جاتا ہے نا کہ اس کو ہونا چاہیے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ گراؤنڈ چاہیے، تو یہ گراؤنڈز خود میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے بنائی ہیں۔ بیان حلفی ہی ان کو ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ تو صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک حکومت اس معاملے پر فلی اس کو ٹیک اپ کر کے اور اس حوالے سے آگے جو بھی سٹیپس ہیں ان کو لے رہی ہے؟ کیونکہ رجوع تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اب کس طرح سے پروسیس کس طرح سے آگے ہونا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں جو ہے یہ یعنی نیکسٹ ویک میں یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی، اور درخواست کی تیاری کا سلسلہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ بھی یہ جو عدیل بڑائی صاحب نے بات کی ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، اس حوالے سے میں سن رہا تھا اعتزاز احسن صاحب کو، اعتزاز احسن صاحب کا یہ انالیسز ہے وہ ظاہر ہے ماہر قانون ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کو جھوٹا بین الفی دے کر گئے تھے نواز شریف، اور شہباز شریف نے بھی جھوٹا بین الفی دیا، یعنی بین الفی تو دیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کوئی ناراض نظر نہیں آتی شریف برادران سے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہاتھ کیا، نا وہاں سے جب بھی ریلیف ملا تو لاہور ہائی کورٹ سے ملا، بالکل۔ تو اس لیے اعتزاز احسن صاحب کا انالیسس یہ تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیکھ رہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شریف خاندان کے سیاسی بیانیوں کو بہت بڑا دھچکا دے گا یہ فیصلہ، اور یہ کیس، اس کیس میں آنے والا ایک ریمارکس جو ہیں وہ بہت امپیکٹ کریٹ کریں گے۔ دیکھیں اسی کیس کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ اگر کل کو نواز شریف کہیں پر گھومتے پھرتے ہوئے کوئی برگر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اب آ جائے گی عدالت، تو اب جا رہی ہے وفاقی حکومت، اور اگر وفاقی حکومت نے وہ بیانات لگا دیے اس درخواست کے ساتھ اور USB میں لے جا کے چلا دیے کمرہ عدالت میں، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بالکل فٹ ہیں اور شیر آ رہا ہے، شیر دھاڑ رہا ہے، شیر کھا جائے گا، دیکھیں برباد کر دے گا سب کو، شیر آ رہا ہے، تو بھائی وہ قیادت کرے گا لانگ مارچ کی، لاہور پہنچیں گے، لاہور سے وہ قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے۔ میں حیران ہوں اپنے ان صحافی دوستوں کے اوپر بھی جن کو یہ خبریں دی جاتی ہیں اور وہ اسی طرح سے چلا دیتے ہیں بغیر تھوڑے سے غور کیے کہ وہ ہمارے صحافی دوست یہ خبر بریک کر رہے ہیں شریف خاندان کے کہنے پر کہ نواز شریف 23 مارچ کو آئیں گے اور لاہور سے مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے، اور بھائی وہ تو جیسے ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے وہ تو جہاز ہی نہیں نکلیں گے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہیں، وہ مفرور ہیں، وہ اشتہاری ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشتہاری جو ہے وہ ایئرپورٹ سے باہر آ کے اور لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے آ جائے؟ مطلب امام خمینی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ صدیق صاحب وہ جو اسکائپ پر لمبی لمبی تقاریر کی، انہوں نے یہاں اداروں کو بھی للکارا، بڑی انرجی نظر آ رہی تھی، اور گزشتہ 1 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیا یہ بھی عدالت میں پیش کی جا سکتی ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ عدالت کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ وہ تو وہاں پہ بیٹھ کے اور سیاسی طور پہ وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں الحمدللہ محب سے اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بیان الفی میں خود لکھ کے دیا تھا
کہ وہ نواز شریف صاحب کی رپورٹ جمع کروائیں گے. یہ تو عدالت میں کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا کہ کتنی رپورٹ جمع کروائی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ لندن ہے, پاکستان نہیں ہے, کہ کسی اور مریض ہسپتال میں داخل مریض کا بلڈ سیمپل لو جس کے پلیٹلیٹس کم ہے اور اوپر میاں صاحب کا نام لکھ کے ٹیسٹ کرا لو اور رپورٹ دکھا دو. وہ لندن ہے, وہاں یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر ڈاکٹر عدنان صاحب بھی وہ سیمپل لیتے رہے, یعنی اس کردار کو ویسے کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا. اگر سیمپل وہ لے کر بھجواتے تھے اور جس میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے اتنا گرا ہوا نظر آتا تھا اور وہاں جا کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا, تو وفاقی حکومت کو ویسے اس پہ بھی دیکھنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر عدنان سے بھی پوچھنا چاہیے اور ڈاکٹر عدنان صاحب کی اہمیت بڑھ جائے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر عدنان لندن پہنچ گئے. ابھی آ جائے گی خبر 1-2 دن میں.